आइएगा, आज आप लोग का एक्सरसाइज हम तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3। देखिएगा, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या चैप्टर का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ पहला देखिए, प्रत्येक, ये जो लिखा हुआ हिंदी में प्रत्येक अक्षर का मीनिंग पहले समझिए। लिखा हुआ दो, क्या लिखा हुआ है? दो मतलब क्या? दूगो, समझिए। दो मतलब यही ना। आइएगा, यहाँ लिखा हुआ चर, क्या लिखा हुआ? अच्छा, हम राशि बताए हैं दो प्रकार का। राशि क्या प्रकार का? कौन कौन राशि? चर। और का मतलब क्या होना चाहिए? चर का मतलब दो गो चर राशि आप कोई ले सकते हैं, मतलब ए से लेकर के जेड तक में, चाहे आप ए बी लीजिए, एम एन लीजिए, पी क्यू लीजिए, और नहीं तो मौखिक तौर पर अक्सर हम लोग सवाल में यूज करते हैं एक्स और वाई का। करते हैं ना? किसका यूज करते हैं? एक्स और वाई का। जैसे राम आम खाता है, मतलब कितने वर्ष से खाते आ रहा है, समझे। अनुवाद में अक्सर उसी का यूज किया जाता है। किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो उसी का यूज करते हैं ना। राम आम खाता है, सिंपल लोग को लगता है जुबान पर रखा हुआ। उसी प्रकार से मैथ में अगर कुछ मानने का बात आता है तो हम लोग एक्स और वाई को ही मानते हैं। एक्स और रेयर केस में कभी कभी ए भी माना जाता है, ठीक है, और उससे रेयर केस में कभी एम एन को माना जाता है। नहीं तो मतलब अक्सर हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्स और वाई का। अब कहिएगा सर एक्स वाई को छोड़कर किसी और लेटर को यूज नहीं कर सकते। आप ए से लेकर के जेड तक के किसी लेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन दो गो लेटर होना चाहिए अलग अलग। क्या होना चाहिए? दो गो लेटर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़े थे तो आप लोग याद कीजिएगा, उसका व्यापक समीकरण जो लिखाए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखाए थे उसका, तो उसमें लिखाए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। उसमें देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ध्यान सुने, मतलब उसमें दोनों में एक्स था, मतलब एक वो चर था उसमें। क्या वो चर था? एक वो चर था। लेकिन यहाँ उसी तो हम बोले थे कांस्टेंट है, वहां पर कोई वैल्यू रहेगा। कांस्टेंट मतलब क्या? वहां पर गिनती का संख्या रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई संख्या रहेगा। लेकिन वहां पर सिर्फ क्या वो चर का बात हुआ था? एगो का। क्या वो का? एगो का। लेकिन हम यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है दो चर, दो, तो दो गो चर कोई रहेगा, चाहे आप एक्स वाई ले लीजिए, यू भी ले लीजिए, या आप एम एन ले लीजिए, या आप ए भी ले लीजिए, मतलब दो गो चर कोई ले सकते हैं। दो गो चर कोई ले सकते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जब क्वेश्चन पे जाइएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको तब सोल्व होगा ना जब उधर उससे पहले जो सारी बेसिक चीज आपका क्लियर रहेगा। क्वेश्चन तब सोल्व होगा। सारा बेसिक चीज क्लियर कर लीजिए, फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैथ में सवाल रटने का चीज नहीं है, आप सवाल को रट करके 2 से 4 दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसका सारा नियम पता है, किस नियम से बनेगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा किस क्वेश्चन में, तो आप बना पाइएगा, ठीक है। और सुनिएगा, इस चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज वाला, मतलब भाषा वाला क्वेश्चन आएगा। पढ़ करके जवाब देना है। क्या कर जवाब देना है? पढ़ करके। तो अगर जिस क्वेश्चन को आपको पढ़ करके, अच्छा देखिए, सब क्वेश्चन को तो पढ़ के ही जवाब देना होता है। तो किसी क्वेश्चन में होता है जो मतलब एक लाइन लिखा, बाद में 10-12 को क्वेश्चन घुसा दिया, समझे। एक लाइन लिख दिया, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ते थे तो गुणनखंड करते थे ना, एक बार पढ़ लिए गुणनखंड निकालना है, बाद में शून्यक निकालना, बाद में करता क्या था, उसी में 4-5 को 6 को क्वेश्चन डाल देता था। इसमें एक क्वेश्चन में 3-4 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज में, वो पूरा लैंग्वेज वो पढ़ के आपको समझना है। उसके बाद उस क्वेश्चन क्या करना है, तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही उसका आधा उत्तर होता है। क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए, क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए, तो आपका आधा उत्तर तभी क्लियर हो गया। उसके बाद आपको सिर्फ कॉपी कलम का काम बच जाएगा। आप कॉपी कलम से क्या कीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाइएगा तब ना। जब पढ़ के समझ गए तो आधा उत्तर खत्म है आपका। लेकिन क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ के समझना है। पढ़ के, आप क्वेश्चन को कैसे हम पढ़ के समझ पाएंगे, जब क्वेश्चन को हम पोज दे के पढ़ेंगे तब। इन जो हिंदी के जैसे पेपर पढ़ रहे हैं वैसे अगर पढ़ दिए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फोटो जो हम लोग खिंचवाते हैं तो फोटो कब अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा, मतलब हम लोग करते क्या, आप नया चीज जैसे पोज देख के फोटो खिंचवाते हैं, बस उसी पोज को देकर के सवाल को पढ़िए, ठीक है। पोज देने का मतलब क्या, मतलब आप बदलिए, उसके जहां पर उसका रुकने का है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, वहां तक पढ़ के उस लाइन को समझ लीजिए, फिर अगले लाइन पे जाना है। फिर अगले लाइन पे, कि एक वो पोज में सबको घुसेड़ देते हैं, ठेगुनियों मार देते हैं, खड़े हो जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सब नहीं करते हैं। तो सवाल को क्या करना, पोज दे के पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही उसका आधा उत्तर है। उसके बाद आधा उत्तर बच जाएगा करने के लिए। आइएगा, हम क्या बोल रहे थे, जो दो गो चर आप कोई राशि ले सकते हैं, ABCD में जेड तक कोई ले सकते हैं,
आगे आइएगा, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये वाला वाली वाले का तो मतलब नहीं, सेंटेंस को सही करने के लिए लिखा गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग, कोई काम जो होता है ना, मतलब कि बिना कामे का होता है, कोनो काम का कोनो मतलब नहीं होता, लेकिन करना जरूरी होता है, करना क्या होता है, जरूरी होता है। यहाँ पर ये वाला वाली वाले का कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस ठीक लगे बस उसके लिए लिखा हुआ। आइएगा, अब बात आया रेखिक का, किसका बात आया, तो रेखिक का मतलब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके पावर में 1 होगा, बताए थे क्या होगा, तो उसको कहेंगे रेखिक बहुपद, बोले थे। जब पावर में 2 होगा तो उसको क्या कहेंगे, जब पावर में 3 होगा, तो यहाँ जो लिखा हुआ रेखिक, इसका मतलब पावर में क्या होगा ये बताइए, 1 होगा पावर में, तो आप उसको क्या कहिएगा, रेखिक कहिएगा। पावर में 1 होगा तो क्या कहिएगा, रेखिक। अच्छा, अभी जो हम लिखे हैं एक्स वाई यू भी एम एन ए बी, इसमें पावर में कितना दिख रहा है, 1 ही ना सब पे, किसी पर स्क्वायर हम लिखे हैं, स्क्वायर लिख देंगे तब ई काम करेगा, रेखिक नहीं होगा तब। हालांकि चैप्टर 1 का नाम दिया गया है 2 चर वाले रेखिक। रेखिक का मतलब क्या, पावर में 1 ही रहना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए, 1 ही, पावर में क्या होना चाहिए, जिसके पावर में अगर ए से जेड तक के पावर में अगर 1 है तो हुआ रेखिक, तो क्या हुआ, रेखिक। उसके बाद आइएगा इस समीकरण, समीकरण पीछे भी दिया हुआ था। समीकरण का मतलब क्या, अगर जो चीज दिया गया उसके बराबर में अगर 0 लिख देंगे, जो मान दिया गया उसके बराबर में अगर 0 लगा देंगे तो उसका सीधा हो जाता है, इस समीकरण है। और समीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है इक्वेशंस, क्या कहा जाता है, इक्वेशंस कहा जाता है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देखिएगा है ना इक्वेशंस लिखा हुआ, अगर इसको कभी शॉर्ट में आप लोग को लिखने की जरूरत पड़ेगा, ई क्यू पर पावर एन लिख दीजिएगा, हो गया। क्या कीजिएगा, ई क्यू पर पावर क्या लिख दीजिएगा, एन लिख दीजिएगा, इक्वेशंस लिखा गया, ठीक है। आइएगा, अब है युग्म। इस युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अच्छा, जोड़ा किसको कहिएगा बोलिए तो, 2 गो रहेगा तब उसको जोड़ा कहिएगा, 1 गो रहेगा तो सिंगल है ना, बोलिए। जब तक ब्याह शादी नहीं होता तो जोड़ा लगता है, लोग क्या कहता है, जोड़ी लग गया। कब लगा, नर्मदा जर हुआ तब ना जोड़ी लगा। तो जोड़ा का मतलब क्या, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2 गो, जोड़ा का मतलब 2 गो। इस चैप्टर का जो मीनिंग था 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। उम्मीद करते हैं आप सब इसको समझे होंगे। क्या, 2 का मतलब 2, चर का मतलब 2 गो चर, समीकरण यहाँ जो दिया गया रेखिक का मतलब पावर में 1, पावर में 1, समीकरण का मतलब जिसके बराबर में 0 कर देंगे समीकरण सिद्ध होगा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये तो चैप्टर का मीनिंग हो गया, चैप्टर का। अच्छा, इसको अब यहाँ तक तो हम बोले हैं, इसका व्यापक समीकरण, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है। जैसे नॉर्मल लोग रहता है घर में, ठीक है, आप किसी के यहाँ चल जाइए बिना उसको बोले, बिना उसको बोले, तब जब टाइम देके घर देखिया जाता तब, तो जब टाइम देके घर देखिया गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर उसको देखना है ओरिजिनल फॉर्म में, किस फॉर्म में देखना है, ओरिजिनल फॉर्म में, तब उसको बिना बोले उसके घर पे जाइए, वो ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा। जब आप टाइम दीजिएगा तब तो बाल उल दाढ़ी वाड़ी बना करके पूरा क्रीम पाउडर लगा करके पार्लर वार्लर जा करके लड़की लोग रेडी रहती है, आ रहा है टाइम मिला हुआ है, समझे, इसलिए लोग टाइम दे करके जाता है। तो ये क्या हुआ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते क्या होता है। इसको हम लोग जैसे ही मान लीजिए इसका जोड़ा लगाए, समीकरण हुआ, जोड़ा करने के बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको बताया हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कौन रूप कहते हैं, इसको व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। आइएगा, इसका व्यापक रूप क्या होता है। अच्छा, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, मतलब क्या, 2 गो समीकरण होना चाहिए। अभी जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें 1 गो समीकरण होता था, क्या होता था, मतलब 1 गो दिया रहता तो उसका गुणनखंड करते थे, समीकरण नहीं कहा उसको, 1 गो दिया रहता उसको क्या करते थे, गुणनखंड निकालते थे। लेकिन यहाँ हमको क्या करना, 2 गो रहेगा, ध्यान से देखिएगा किस रूप में रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन, समझे बात को, क्या सब समझे। इसको क्या रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y c1 बराबर 0, समीकरण 1। अभी तुरंत अगर दिमाग में नहीं गया होगा ये बात, अभी तुरंत सटीक दिमाग में डाल देंगे a1 b1 c1 होता क्या। आइएगा, दूसरा समीकरण जो रहेगा ये रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको कहेंगे समीकरण 2। समीकरण अगर अभी भी नहीं समझे होंगे, आइएगा एक एग्जांपल देते हैं, कैसे लिखा रहेगा, देखिएगा 9x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, इसको कहिए समीकरण 1। अब समझ में आया, ये रूप समझ में आया इसका, ये ऐसा समीकरण लिखा रहेगा,
ऐसा समीकरण लिखा रहेगा। आइएगा दूसरे में, यहाँ पर 3x + 5y + 9 = 0, इसको कह दीजिए आप समीकरण 2। समीकरण, अब कहिएगा सर ई तो आप लिख दिए हैं, ई a1 b1 c1 क्या है? a1 b1, फिर नीचे वाले में a2 b2 c2 क्या है? हम लगाए ना a2 b2 c2 लगाए हैं ना। हालांकि यहाँ तो हम सिर्फ बोले थे xy लिखना है, क्या लिखना है? ये कुछ नहीं है, ये a1 की जगह पे 9 हो गया, a1 जगह पे। तो ए वो समीकरण से आपको निकालना क्या सब होता है? a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। ठीक, दूसरे समीकरण से a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान निकालना होता है। सुनिएगा, एक समीकरण से 3 गो मान होगा, a1 b1 c1, दूसरे से a2 b2 c2, a2 b2। अब ये मान लिखाएगा कहां से? तो ये जो है a1 b1 c1, ये लिखना है समीकरण 1 से। किससे लिखना है समीकरण? और ये जो होता है a2 b2 c2, ये लिखना है आपको समीकरण 2 से। क्या लिखना समीकरण? अब आप लोग बताइए, समीकरण 1 से जो लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट, जिसको कहते हैं गुणांक, क्या है? बोलिए, ये x का गुणांक क्या है? यहाँ क्या लिखा जाएगा? अच्छा, यहाँ जो ई है y के साथ गुणांक क्या है? यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ जो है ई कांस्टेंट वैल्यू क्या है? ये हो गया आपका a1 b1 c1 का मान, a1 b1। अच्छा, समीकरण 2 गो ना, तो दोनों से ना मान लिखिएगा। तो ई मान किससे लिखिएगा? 1 से कि 2 से? यहाँ लिखा हुआ समीकरण 2 से लिखना है। क्या से लिखेंगे? 2 से लिखेंगे। आइएगा, जब 2 से लिखेंगे इसको, तो x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है? तो यहाँ आ जाएगा 3। y का गुणांक क्या है? यहाँ आ जाएगा ये। और इसका गुणांक क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया आपका a2 b2 c2 का मान, a2 b2 c2 का मान हो गया। हम जो यहाँ लिखे हैं व्यापक रूप, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a1x b1y और c1 प्लस में लिखे हैं बराबर 0। इस समझ में आया? अगर आपको पूछेंगे हम 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप बताइए, कहिएगा सर a1x + b1y + c1, दूसरा a2x + b2y + c2। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 होता क्या है? तो आप कहिएगा सर a1 की जगह पे कोई अचर राशि रहेगा, b1 की जगह पर अचर राशि रहेगा, c1 की जगह पर अचर राशि रहेगा। ठीक, अब xy चर राशि है, xy चर राशि है। अब कहिएगा सर आप बोले a से लेकर के z तक सब तो चर ही है, तो ये भी तो चरे होना चाहिए ना सर। अरे यहाँ हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, समीकरण को ठीक ढंग से बनाने के लिए लिखे हैं। हालांकि इसके जगह पे मान लिखा रहेगा, इसके क्या लिखा रहेगा? मान लिखा रहेगा। ई हुआ आपका चर, 2 गो अलग अलग चर होना चाहिए, 2 गो क्या होना चाहिए? अलग अलग चर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे इसका व्यापक फॉर्म, इसका एगो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं और a1 b1 c1 का मान लिख दिए हैं। फिर इसका भी एगो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, यहाँ से a2 b2 c2 का मान लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों का क्या हो गया? ये मान हो गया। तो ये जो आपका समीकरण था 2 चर वाला रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण को, 2 चर रेखिक समीकरण को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में। अब कहिएगा सर इसको हल कैसे किया जाएगा? ये भी तो हमारा प्रश्न है ना। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में लिखे हैं, चलिए इसी में हम डाल देते हैं हल। क्या डाल दिए? हल। इसको हल कैसे किया जाएगा? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को ध्यान दीजिएगा। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को देखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, बात कर देते हैं हल का। हल कैसे किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने का 2 गो मेथड है। क्या गो मेथड है इसको हल करने का? 2 गो मेथड। क्या सब बताइए? इसको जो है हम पहला मेथड और दूसरा मेथड, लेकिन दूसरा मेथड पहले पढ़ लेंगे, जिस मेथड का नाम है ग्राफीय विधि। क्या नाम है? ग्राफीय विधि। अच्छा, हम लोग को एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। कल जो मैथ का एग्जाम हुआ था उसमें जो ग्राफ बोले थे वही ग्राफ आया है, और ग्राफ पूछा गया था 5 नंबर में। समझे? ग्राफ, जो ग्राफ बोले थे वही ग्राफ आया है और 5 नंबर में पूछा गया है ग्राफ। और अटल सत्य है, 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 2 मेथड से क्या बोले? पहला मेथड हमको पढ़ना है क्या? ग्राफीय विधि। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। अब करना क्या है? 2 गो समीकरण दिया रहेगा,
दो गो समीकरण, उसको करना है आपको हल। क्या करना है उसको? हल। दो गो समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करना है, और हल करने के बाद आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 विधि से इसको हल कर सकते हैं। किसकी विधि से? ग्राफिया विधि। कौन विधि? और इधर जब आइएगा इसमें, इससे पीछे जो हम लोग पढ़े थे समीकरण को, वहां पर क्या किए थे? बोलिए ना। इससे पहले जब हम 2.1 और 2.2 हम लोग पढ़े थे। क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जिनको हल करने का क्या विधि? 2 गो विधि। पहला ग्राफिया विधि और दूसरा का नाम है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। ध्यान दीजिएगा, ये बीज गणितीय विधि जो आपको पढ़ना है 3.3, 3.4, 3.5, 3.5, 3.6 इतना आपको पढ़ना कौन चीज से? बीज गणितीय विधि से। और 3.1 और 3.2 पढ़ना आपको ग्राफिया विधि। ग्राफिया विधि का ही नाम है आलेखीय विधि। क्या नाम है? आलेखीय विधि। आपको ग्राफ खींचने के या आलेख खींचने के, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अब ये ग्राफ तो हो गया आपको 2 चैप्टर के लिए। ये होगा 3.3 से स्टार्ट। कौन सा विधि? बीज गणितीय विधि। अगर इसको कहिएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या कहते हैं इसको? बीज गणितीय विधि क्या कहेंगे? अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड से पढ़ने के लिए इसका 3 गो नियम है। क्या गो नियम है? तीनों नियम से आंसर एक ही आएगा। आप नियम कोनो पढ़ लीजिएगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक। अब तीनों नियम कौन कौन सा है? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र। तीनों विधि में से कोनो विधि से आप समीकरण को हल कर दीजिए। कोनो विधि समीकरण को हल, आंसर एक ही आएगा। ठीक। अब देखिएगा, आंसर एक ही आएगा। फिर सर 3 विधि से क्यों? एग्जाम में चर्चा करेगा। एग्जाम में क्या करेगा? चर्चा करेगा। दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करे, हल करे। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल कहेगा तो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। अगर हम विलोपन या वज्रगुणन विधि से हल कर दिए तो हमको आंसर उसका नंबर क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। अगर विलोपन का बात किया, प्रतिस्थापन का बात करेगा, ये दोनों से नहीं बना सकते हैं। विलोपन का बात किया तो रेस्ट जो 2 बच गया उससे नहीं बना सकते हैं। अगर वज्रगुणन का बात किया तब प्रतिस्थापन विलोपन से नहीं बना सकते हैं। जिस विधि का चर्चा करेगा उसी विधि से बनाना है। हाँ, अगर किसी विधि का चर्चा नहीं किया, सीधा समीकरण दिया, कह दिया समीकरण को हल करे, समीकरण को हल, तब आप जब कह देगा समीकरण को हल, तो तब आपको कुछ नहीं सोचना है ज्यादा। सीधा सीधा बात है। उसको सबसे आसान विधि होता है विलोपन विधि। सबसे आसान कौन सी विधि होता है? जब आपको नियम बताएंगे, वहां पर जाएंगे तो विधि जब सिखाएंगे तो वहां पर देखिएगा सबसे आसान विधि होगा विलोपन विधि। क्या होगा? विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब होता है एक को विलोपित करना। एक को विलोपित करना। आप लोग जानते हैं सबसे आसान होता है मिटाना। लिखना कठिन है, मिटाना आसान है ना। बस वही आगे को विलोपित करना है। कर देंगे विलोपित। क्या करेंगे? कर देंगे। तो इसको बीजगणितीय विधि से बनाने के लिए क्या गो नियम, क्या सब बोलिए? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोलिएगा, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक। दूसरा विधि जो आपका, इसका नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है इसका? विलोपन विधि। इसी को बीजगणितीय विधि को 3 नियम से सोल्व कर सकते हैं। क्या नियम से? 3 नियम से। इसको अंग्रेजी में कहा था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है उसको कहते हैं वज्रगुणन विधि। क्या कहते हैं उसको? वज्रगुणन। कोई वज्र खसोन विधि नहीं समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कहने का, बीजगणितीय रूप से जब सोल्व करने निकलेंगे तो वहां पर 3 गो विधि पढ़ेंगे। क्या विधि पढ़ेंगे? 3 गो। क्या सब पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन,
विलोपन, वज्र गुणन। ठीक, अब तीनों विधि से आप लोग को सॉल्व करने के लिए सिखाया जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 3 विधि सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन को अगर हम 3 विधि सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को 3 विधि सॉल्व करते हैं, तो अब तीनों विधि में अलग अलग आंसर नहीं आएगा, तीनों विधि में आंसर एक ही आएगा। अब आइएगा आपका जो ये है ग्राफीय विधि, क्या है आपका ग्राफ का चर्चा हम लोग क्लास 9th में भी किए हैं। ठीक, थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स डैश, ये ऊपर वाला क्या कहते हैं वाई, और नीचे वाला क्या कहते हैं वाई डैश कहते हैं। अब आइएगा, जैसे सपोज कीजिए हम खड़ा हैं, हम क्या है, ये हाथ का दाहिना तरफ जो होता नहीं होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स एक्सिस। ये हाथ का दायां तरफ क्या होता है, ये हाथ का बायां तरफ होता है एक्स डैश एक्सिस। ठीक, एक्सिस एक्सिस जो हम बोल रहे हैं इसको हिंदी में अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक, समझिएगा हम क्या बोले, जो ये हाथ के दायां तरफ ये क्या होगा एक्स एक्सिस। अब कहिएगा सर बोर्ड पर तो उल्टा हो गया, हो गया ना, तो हम इन्हें पढ़ाएंगे काम तो नहीं घूर के पढ़ाएंगे। अब सीधा हो गया ना, तो हाथ के दाहिना तरफ क्या होता है एक्स एक्सिस, हाथ के अब इधर घूमेंगे, अब देखिए सही हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश हो गया। अच्छा, ये मूड़ी जो होता है ना, मूड़ी जो मूड़ी में दाढ़ी है, ये मूड़ी क्या होता है वाई एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस। क्या, मूड़ी के नीचे जो गुट्ठी है वो होता है वाई डैश एक्सिस, क्या होता है। अब आइएगा, ये बीच में जो जहां दोनों पर ये लाइन मिला हुआ है, दोनों पर लाइन मिला हुआ है, समझे बात को, एगो इधर से गया एगो इधर से गया, तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना, बोलिए ना, वो रोड उधर से आ रहा है, ये रोड इधर से जा रहा है, तो वहां पे जाके मिल गया ना। तो जैसे रोड, जैसे मान ली इधर उधर करने में रोड एक जगह मिल जाता है, वैसे ही अगर ये मान ली इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे मिल गया, क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मिल गया इसका नाम है केंद्र बिंदु। क्या नाम इसका, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। कौन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मतलब दोनों आकर के एक पॉइंट पे मिला ना रे, कौन पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला ना, तो क्या कहेंगे उसको सेंटर पॉइंट कहेंगे, केंद्र बिंदु। अब आइएगा, ये केंद्र बिंदु से ध्यान दीजिएगा, केंद्र बिंदु से आगे होता है प्लस, केंद्र बिंदु से आगे क्या होता है प्लस, और केंद्र बिंदु से पीछे जब आएंगे तब होगा माइनस। क्या होगा तब, केंद्र बिंदु से जब ऊपर निकलते हैं तब होता है प्लस, तब क्या होता है, अच्छा केंद्र बिंदु से नीचे निकलते हैं तब होता है माइनस, क्या होता है तब, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, दाहिना हाथ है प्लस, ये हाथ है माइनस, मूड़ी प्लस और पैर नीचे जो है वो माइनस। ठीक, अब आइएगा, अब यो देखिएगा, ये प्लस है रे, ये क्या है, तब दोनों प्लस प्लस, दोनों मतलब कहने का, जब हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर जाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, वहां पर स्पष्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे। जो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब सब के सब प्लस, सब के सब, इसका नाम है द्वितीय, मतलब कहने का सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। क्या नाम है इसका, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखिएगा एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो, तो इसमें हो जाता है माइनस प्लस, क्या हो जाता है इसमें माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस। अब इसमें आइएगा, इसमें है एगो प्लस एगो माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा, चारों का चिन्ह समझे, इसमें ज्यादा आपको समझने का जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 2 दिन क्लास देंगे सिर्फ ये समझाने के लिए कि इसमें क्या सब चीज होता है, ठीक है। और वहां पर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण समझना हो जाएगा क्योंकि आगे में पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे, तो त्रिकोणमिति में बहुत जरूरी है इसका, और निर्देशांक ज्यामिति में दूसरे ज्यादा जरूरी है इसका। बस यहाँ पर ग्राफ में जितना चीज जरूरी है, ग्राफ में जरूरी है, इधर प्लस रहेगा इधर, अच्छा ये प्लस माइनस होता क्या है, तो यहाँ जो मान लिखाएगा ना, ये मान प्लस में लिखाएगा, कौन सी लिखाएगा, और इसमें जो मान लिखाएगा कौन सी लिखाएगा, इसमें जो मान लिखाएगा, इसमें जो मान लिखाएगा माइनस में। बस इसके लिए ही हम बता दिए हैं, बाकी इसका ज्यादा जरूरी यहाँ पर है नहीं। हाँ, ग्राफ सीखना ज्यादा जरूरी है, ग्राफ सीखना। अगर आप ग्राफ बढ़िया से बनाने के लिए सीख गए, आपको ग्राफ खींचने के लिए आ गया, समीकरण सोल्व कर लिए, आप समीकरण सोल्व कर लिए, तो आप समझिए तब आपको आप 95 नंबर का मैथ बचा है,
5 नंबर आप सीख गए ना, और 5 नंबर ऐसे सीख गए, अभी सीखिए कि एग्जाम टाइम में सीखिए कि बाद में सीखिए कि बुढ़ापा में सीखिए, लेकिन 5 नंबर सीखना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, समझे। जो 2027 में एग्जाम दीजिएगा, सीधा सीधा बात है, आप ग्राफ सीख लीजिए, 5 नंबर कम में पढ़ना पड़ेगा। क्या सीखने के लिए? ग्राफ सीखने के लिए आपको 5 ग्राफ सीख लीजिए, 5 नंबर कम में पड़े। तो आप ग्राफ सीखने के लिए क्या करना है, 2 समीकरण को हल कीजिए, अगर आप खींच दीजिए, 2 समीकरण को हल कीजिए और ग्राफ को खींच दीजिए। तो ग्राफ में छोटा छोटा चीज का जो जरूरी था, ग्राफ में छोटा छोटा चीज जरूरी, वो हम बता चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वो बता चुके हैं। अब आपको अगर दिक्कत है इसमें ग्राफ में, तो इसको फिर से डिटेल्स किया जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ाए हैं, तीसरा चैप्टर आज हम लोग का क्लास चला है, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।